Hello everyone, this is Dr. Ashish Jain. In the last session, we have discussed about the controlled drug delivery system, in which we have covered the introduction part of controlled drug delivery system, definitions of controlled drug delivery system, and sustained release drug delivery system. We have also covered the difference between the controlled drug delivery system and sustained release drug delivery system, and we have discussed about the difference between the conventional drug delivery system and controlled release drug delivery system. We have also covered the advantages and disadvantages of the controlled drug delivery system. In the today's session, we are here to discuss about the rationale behind the controlled drug delivery system and selection of drug suitable candidate or controlled drug delivery system. So we have already seen this learning objective of this session. So now come forward to the our topic, rationale behind the control release drug delivery system. So firstly, we are here discussing about the limitations of conventional dosage form. लिमिटेशंस क्या है, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की लिमिटेशंस क्या है, उससे हमको पता चलेगा कि हमको क्यों जरूरत है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की. तो फर्स्ट लिमिटेशन है एब्जॉर्प्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप. कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में एब्जॉर्प्शन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, ठीक है. और सेकेंड इसमें आप सेकेंड है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल फ्लक्चुएट, मींस पीक एंड वैली पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है कि इसमें कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल फ्लक्चुएट होता है. थर्ड पॉइंट है इसमें फ्रीक्वेंट डोसिंग, है ना. हियर द फ्रीक्वेंट डोसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नेक्स्ट वन इज द देयर इज ए रिस्क ऑफ ओवर मेडिकेशन एंड अंडर मेडिकेशन. यहाँ पे ओवर मेडिकेशन और अंडर मेडिकेशन की रिस्क रहती है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. एंड पुअर ड्रग बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, एंड एज वेल एज द पुअर पेशेंट कंप्लायंस. तो ओवरऑल ये सारी चीजें होने के बाद पुअर पेशेंट कंप्लायंस भी रहती है कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें आपका कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में. लिमिटेशन है, फिर से देखें कि एब्जॉर्प्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप, एंड सेकेंड इज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल फ्लक्चुएट, पीक एंड वैली पैटर्न देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट डोसिंग रिक्वायरमेंट होती है, और देयर इज ए रिस्क ऑफ ओवर मेडिकेशन एंड अंडर मेडिकेशन, एंड पुअर ड्रग बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, पुअर पेशेंट कंप्लायंस यहाँ पे होता है. तो ये कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के. Now our topic is rationale behind the controlled drug delivery system. तो controlled drug delivery system कैसा होना चाहिए? It should control and predefined release pattern. It should have a controlled and predefined release pattern. इसका जो release pattern है वो controlled होता है and predefined होता है. Constant plasma drug concentration level maintained over a prolonged time. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहता है लंबे समय तक के लिए, और इसमें डोसिंग की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है. रिड्यूस डोसिंग फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस ड्रग टॉक्सिसिटी, है ना, ड्रग की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है. लेस एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ड्रग का एक्सपोजर कम होता है. एंड इम्प्रूव ड्रग बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होती है, और इससे आपको बेटर पेशेंट कंप्लायंस देखने को मिलता है. तो ये कुछ रैशनल बिहाइंड द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है. फिर से देखें, कंट्रोल्ड एंड प्री डिफाइंड रिलीज पैटर्न आपको मिलता है ना. इसके बाद कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन ओवर ए प्रोलॉन्ग टाइम, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोसिंग, रिड्यूस डोसिंग टॉक्सिसिटी, लेस एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, improve drug bioavailability and better patient compliance. Now move towards our next topic is the selection of drug candidate for controlled drug delivery system. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन से कैंडिडेट आर नॉट सुइटेबल फॉर
कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन से कैंडिडेट होते हैं जो कि सुइटेबल नहीं है, पहले उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ, ऐसी ड्रग जिनकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है या बहुत लॉन्ग है, तो वो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए सुइटेबल नहीं है ना। सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिनका सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उनको भी अपन इसमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए सुइटेबल नहीं है। एंड पुअर एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट में जिनका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है ना। लो सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है ना। और लार्ज डोज, जिनकी डोज बहुत ज्यादा है, उनको भी अपन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बनाने में यूज नहीं कर सकते, तो सुइटेबल नहीं होते हैं। इसके बाद नैरो थेराप्यूटिक विंडो और ड्रग कंसंट्रेशन नॉट रिलेटेड टू फार्माकोलॉजिक और थेराप्यूटिक इफेक्ट, ऐसी ड्रग जिनकी कंसंट्रेशन रिलेट नहीं होती है फार्माकोलॉजिक और थेराप्यूटिक इफेक्ट से, उनको भी अपन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए सुइटेबल नहीं होते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 1 मिनट। Now move towards the selection of drug candidate or controlled drug delivery system. So there are three parameters. First one is the physicochemical parameters, second is the pharmacokinetic parameters, and third one is the pharmacodynamic parameters, है ना। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए तीन पैरामीटर यहाँ पे हैं, फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स, है ना। तो इसको इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है? फर्स्ट वन इज द फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स, इसमें मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट है इसके लिए लेस देन 600 डाल्टन होना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा मोलिकुलर वेट नहीं होना चाहिए फॉर द कैंडिडेट फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक्वस सॉल्युबिलिटी भी कितनी होना चाहिए? नॉट लेस देन 0.1 mg पर ml, एक्वस सॉल्युबिलिटी नॉट लेस देन 0.1 mg पर ml। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो 1 to 2 के बीच में होना चाहिए। और पीके फॉर एसिडिक ड्रग, एसिडिक ड्रग के लिए आपका 2.5 होना चाहिए और बेसिक ड्रग के लिए होना चाहिए लेस देन 11, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पीके भी होना चाहिए। और एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म पैसिव फॉलो करें। इसके बाद स्टेबिलिटी इन द जीआईटी, जीआईटी ट्रैक्ट में स्टेबल होना चाहिए। आयोनाइजेशन नॉट मोर देन 95%, है ना, 90 नॉट मोर देन 95% आना चाहिए। इसके बाद है रिलीज रेट नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पीएच एंड एंजाइम, इसका जो रिलीज पैटर्न है वो पीएच और एंजाइम के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, है ना। मोलिकुलर वेट लेस देन 600 डाल्टन। एक्वस सॉल्युबिलिटी, है ना, 0.1 mg पर ml से कम नहीं होना चाहिए। पार्टीशन कोफिशिएंट 1 to 2 के बीच में होना चाहिए। पीके उसका एसिडिक के लिए होना चाहिए, है ना, मोर देन 2.5, एंड बेसिक ड्रग के लिए लेस देन 11। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म पैसिव फॉलो करना चाहिए। इसके बाद स्टेबिलिटी एंड जीआईटी स्टेबल होना चाहिए। आयोनाइजेशन नॉट मोर देन 95% एंड रिलीज rate not influenced by the pH and enzyme. Now, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए इसकी? एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 to 6 आवर्स के बीच में हो, है ना। इसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हाई होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म रेट नॉट टू हाई, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। टोटल क्लियरेंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डोज, उसका टोटल क्लियरेंस उसकी डोज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एंड थेरापेटिक कंसंट्रेशन उसकी लो होना चाहिए, है ना, कंसंट्रेशन उसकी थेरापेटिक कंसंट्रेशन लो रहे। फिर से देखें, एलिमिनेशन हाफ लाइफ 2 to 6 आवर्स के बीच में होना। सेकंड, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हाई होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म रेट नॉट टू हाई, टोटल क्लियरेंस शुड नॉट डिपेंड ऑन डोज, एंड थेरापेटिक कंसंट्रेशन लो होना चाहिए।
इसके बाद फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर, डोज स्मॉल डोज होना चाहिए, लेस देन 1000 mg से कम होना चाहिए, डोज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसकी, वाइड थेरापेटिक रेंज हो, इसके बाद हाई थेरापेटिक इंडेक्स हो, और इसके बाद पीके एंड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, एंड डिजायरेबल एब्जॉर्प्शन विंडो, डिजायरेबल एब्जॉर्प्शन विंडो हो उसका, इसके बाद एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी नॉट लेस देन आपका 75% और इससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी है उसकी 75% या उससे ज़्यादा हो। तो ये हमको पैरामीटर देखना पड़ते हैं जब हम सुइटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं फॉर द कंट्रोल रिलीज ड्रग फार्मूलेशन, है ना। उसमें फिजिकोकेमिकल पढ़े, फार्माकोकाइनेटिक पढ़े और फार्माकोडायनेमिक में पढ़े, उसमें भी कई सारे पैरामीटर हमने डिस्कस किए, है ना। इसके बाद next we will continue in the next lecture. Thank you for your attention. Stay safe and healthy.